हमें पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो वर्क से ही स्टार्ट होना है। तो वर्क की डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्क की डेफिनेशन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसी बॉडी पर हम अप्लाई करें और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करे, तो इट मीन्स कि वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर वर्क डन हुआ है। देखें यहाँ पर, अगर इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स अप्लाई की है तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो। इसलिए आप दूसरे फोर्स में देखें, हमने बचपन में ऐसा देखा भी होगा कि हम अगर डोरी से किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं तो वो उस डोरी के साथ ऊपर नहीं आ रही होती, बल्कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे एक सर्टेन एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रही है और फिर हॉरिजेंटली डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इसे लिखना चाहें, आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी तो पढ़ा है ना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं ये यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे इस फोर्स के मेरे पास दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहा है और एक कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है। अब जो कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है वो देखेंगे यहाँ पर वो वेट को बैलेंस करने में लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर वेट को बैलेंस करने में वो कंपोनेंट हमारे पास लग रहा है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ना तो फोर्स का पूरा कंपोनेंट ना ही फोर्स का वाई कंपोनेंट, बल्कि फोर्स का जो ये एक्स कंपोनेंट है ये हमारे पास अफेक्टिव कंपोनेंट है। और एज वी नो डेट के एफ ऑफ एक्स, अगर आपने स्केलर एंड वेक्टर अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिससे मैथमेटिकली हम यूं भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी हमें यही एक्सप्लेन करना चाह रहा है जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट अफेक्टिव है। तो अफेक्टिव जब कंपोनेंट एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आता है और दोनों ही क्वांटिटीज अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट का। याद है ना, सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स, और फिर स्केलर एंड वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो एफ एक्स डॉट डी करके भी लिख सकते हैं, जो कि फिर एफ एक्स किस में खुलेगा, एफ कॉस थीटा में। और हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो अब ये तो हुई कहानी यहाँ तक की। अब जब एमसीक्यूज पूछा जाता है तो एमसीक्यूज में हमारे साथ एक गेम प्ले किया जाता है, और वो गेम प्ले कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इस वक्त आप देखेंगे थीटा बन रहा है, फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। लेकिन जब हमसे एमसीक्यूज पूछा जाता है तो एंगल यहाँ से सबटेंड की जाती है। ठीक है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि अब बताएं कि क्या होगा। तो देखें कि सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पढ़ चुके हैं हम कि अगर जिस एक्सिस से हमारे पास एंगल बन रहा होता है, आप देखें ना ये एक नया एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये जहाँ से एंगल बन रहा होता है ये हमारे पास हो जाएगा, हमें मालूम है कि जहाँ से एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट हो जाता है, और फिर इसके जो ये कंपोनेंट होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब अफेक्टिव कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स तो नहीं रहेगा, अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे पास एफ वाई अफेक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। या अगर मैं इसे कॉस थीटा के अलोंग ये जो एंगल है ना ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस
कंडीशन को डील करूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे एक थीटा तो ये रहा, इधर मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, आप मेरी बात को जरा सा गौर से सुनिएगा। देखेंगे ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया और इस ग्राफ में ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक एंगल हम ले रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। अब जब मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो ये तो हमारे पास आ रहा है थीटा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर, थीटा। अब एक वेक्टर यहाँ पर आ रहा है और अब मुझे मालूम करना है इन दोनों के बीच का एंगल भी, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल और फिर एक्स एक्सिस से लेकर थ्रू आउट इस वेक्टर तक का एंगल। तो जब मुझे एक्स एक्सिस से लेकर थ्रू आउट द इस वेक्टर तक का एंगल मालूम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा में से ये जो थीटा है इसे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर फार्मूला बनाना चाहूँ इस कंडीशन में तो याद रखिएगा कि वो कंडीशन क्या आ जाएगी, एफ डी कॉस थीटा माइनस फाई भी आ सकता है, यहाँ पे से थीटा भी कर सकते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। देन इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये भी आप करके लिख सकते हैं। जस्ट मुझे मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा एफ डी कॉस थीटा का फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, एफ साइन थीटा भी हम यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन उस फॉर्मूले की हमारे पास है, लेकिन हमने अगर कंडीशंस को समझ लिया तो हम दोनों फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा करके भी यूज कर सकते हैं और एफ डी साइन थीटा करके भी यूज कर सकते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है, फिर हम इसके ब्याह पर एमसीक्यूज भी इनके करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कर लेना है, ये होप्स हो कि आपको जो बात मैंने समझानी चाहिए वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे मूव करना है। अब ये जो वर्क डन है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और एंगल पर, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में तीनों है, एफ डी कॉस थीटा। और इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, इसका एसआई यूनिट है जूल। टीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास अर्ज। कमर्शियल यूनिट जो वर्क का है वो हमारे पास है किलोवाट आवर, ठीक, ये हमारे पास यूनिट आ गए कुछ वर्क के। अब अगर हम देखेंगे एक जूल जो है, एक जूल अगर डेफिनेशन में से निकालें तो आप देखेंगे फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये इसको माइनस मत समझ लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स के 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन मीटर। क्लियर हो रही है बात, 1 जूल किसके बराबर, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। और फिर अगर 1 न्यूटन मीटर को भी हम लिखना चाहें तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जहाँ पर मीटर है तो वो मीटर से मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 जूल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर के, और 1 न्यूटन मीटर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद 1 किलोवाट आवर है। अब 1 किलोवाट आवर हमारे पास किसके बराबर है, 1 किलोवाट आवर हमारे पास बराबर है 3.6 मेगा जूल्स के बराबर। क्लियर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू व्हाट, 3.6 मेगा जूल्स के बराबर है। उसके बाद 1 कैलोरी हमारे पास किसके बराबर, 1 कैलोरी हमारे पास बराबर है 4.18 जूल्स के बराबर। और इसी तरीके से 1 अर्ज हमारे पास किसके बराबर, 1 अर्ज हमारे पास बराबर है 10⁻⁻7 जूल्स के बराबर। और अगर फिर देखें क्या हमारे पास 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 10 + 7 अर्ज के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं, आप देखेंगे जो किलोवाट आवर है ये सबसे बड़ा यूनिट है वर्क का। किलोवाट आवर से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, कैलोरी। कैलोरी से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, जूल। जूल से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास है अर्ज। अर्ज से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है। तो आपने ये सीरीज जो है ना वो याद रखनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स इनके रिगार्डिंग क्लियर होते रहें। अब देखेंगे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गई बात। अब क्यों वर्क स्केलर क्वांटिटी, हमने पहले ही पढ़ा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन फोर्स का पूरा कंपोनेंट नहीं बल्कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। ठीक हो गई ना बात। तो लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायमेंशन ऑफ वर्क की बात करें तो डायमेंशन ऑफ वर्क हमारे पास किसके बराबर, वो ml² अपॉन टी इनवर्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, जो टी माइनस स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। आप अगर इसको लिखना चाहें तो ml² अपॉन टी स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास केसेस हैं। अब देखेंगे केसेस को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। केसेस में हमारे पास अगर थीटा जो है वो 90 से लेस देन है, थीटा अगर 90 से लेस देन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि वर्क पॉजिटिव हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया। अगर आप दोनों लाइंस देखें तो दोनों लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल वे में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। तो यहाँ पर लगने वाला थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब थीटा अगर 0 के बराबर है तो हमने केस में पढ़ा है कि अगर थीटा 90 से छोटा है तो वो वर्क पॉजिटिव होगा और वो वर्क क्या हो जाएगा, वो वर्क मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से आप देखें कि दूसरी एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें कि बॉल डाउनवर्ड मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड ये डिस्प्लेस हो रहा है और वेट जो है वो उसके डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में लगने वाला जो, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 से छोटा है। और जब बनने वाला एंगल 90 से छोटा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव और मैक्सिमम। लेकिन याद रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछा किस जगह, मतलब कि कौन सी क्वांटिटीज के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर है और आप हमें बताएं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा और इनकी वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 से छोटा है। 90 से छोटा है तो इट मीन्स के यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पर देखें तो वर्क डन अगर थीटा 180 के बराबर है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम होगा। देखें किस तरीके से, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। एज लाइक अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये जो सरफेस है ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रही है, बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये हमारे बीच, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव और नेगेटिव तो है लेकिन मैक्सिमम है। हम नेगेटिव को 0 नहीं कंसीडर करेंगे। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब देखें, अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक बॉडी इंक्लाइन पर है, डाउनवर्ड आ रही है और हमें बताएंगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। अब हमसे वेट के हवाले से नहीं पूछा जा रहा। वेट के हवाले से हमने अपने पहले केस में डिस्कस किया कि वो पॉजिटिव और मैक्सिमम हो। ठीक हो गई ना बात। अब हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में आप देखेंगे ये दोनों अपोजिट है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो एंगल 180 डिग्री का बनने वाला है। और 180 कोस 180 हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस 180 हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, W = -FD, विच मीन्स वॉट, के
वर्क डन मैक्सिमम तो है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए हम कहेंगे कि मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम। ऑप्शन के बाद क्लियर हो रही है आपको। साथ ही साथ अब ड्यू टू फ्रिक्शन वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, अब फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। कीप इन योर माइंड कि अगर कोई बॉडी रोल करती हुई जा रही है या कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। तो फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की वजह, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम प्रोडक्ट लें तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमेशा हमारे पास नेगेटिव होगा। ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद अगर थीटा 90 डिग्री है तो अब क्या होगा, अब वर्क डन 0 होगा। आप देखें यहाँ पर हम एंगल ले रहे हैं वर्क और वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है, 90 का। कोस 90 0 के बराबर। कोस 90 जब हमारे पास 0 के बराबर, तो एफ डी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सिमिलर वे में अगर बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है और हम नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेट का रिएक्शन होता है, हमें पता है कि इंक्लाइन प्लेन पर यह हमेशा ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ से देखेंगे इंक्लाइन पर ये अपवर्ड तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से इसका जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो नॉर्मल एंगल और डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि चाहे डिस्प्लेसमेंट या फोर्स या दोनों में से कोई एक अगर 0 के बराबर आता है तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसे आप एक्सप्लेन यूँ भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आज सुबह या अभी लेक्चर सुनने के बाद आपने क्या करना है कि अपने घर की किसी भी एक दीवार को मूव करवाना है। आप 1 2 3 4 5 घंटे के लिए उस दीवार को फोर्स अप्लाई कीजिएगा, और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपसे अगर मैं पूछता हूँ, 5 घंटे बाद पूछ लेता हूँ, तो आप ऑब्वियस कहेंगे कि सर हमने दीवार को इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है कि अब हमारे बाजू दुखने लग गए हैं, हमारी एनर्जी सारी वेस्ट हो गई है। लेकिन क्या फोर्स लगने की वजह से दीवार ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो दीवार ने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। मैं कहूँगा कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि फिजिक्स तो कहती है कि एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू 0 एफ। यहाँ पर आपने अप्लाई की है, मान लेता हूँ कि आपने बहुत देर तक फोर्स अप्लाई की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वो जो पर्टिकुलर फोर्स आपने अप्लाई की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन तो 0 के बराबर हुआ। तो ये लाजिम है हमारे पास फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्प्लेस हो, तब हम कह सकते हैं कि कोई वर्क डन हुआ है। अदरवाइज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। इसी तरीके से अब आप देखें कि हमारे पास हैवी वेट चैम्पियनशिप चल रही है। एक हमारे पास मस्कुलर एक बॉय है जिसने क्या किया है कि यहाँ पर एक हैवी लोड को लिफ्ट किया ऊपर। ठीक हो गई ना बात। अब देखें यहाँ पर जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझिएगा। अब अगर हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ गया है, वेट ऊपर लिफ्ट किया है, ठीक है, और ग्रेविटी की फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ग्रेविटी की डब्ल्यू की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड, और जो हैवी वेट है वो कहाँ गया, वो ऊपर की तरफ गया। अब अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो यहाँ पर वर्क डन हुआ है, आप देखेंगे ये दोनों अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लग रही है, तो अपोजिट हो गई। हमने अभी पढ़ा कि जब अपोजिट
होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 180। कोस 180 किसके बराबर, -1 के बराबर। जब कोस 180 -1 के बराबर तो एफ डी नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव तो होगा लेकिन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में मैं पूछूं आपसे, इसी पर्टिकुलर केस में पूछूं कि भाई हमें वर्क डन बताओ अप्लाइड फोर्स की वजह से, जो इस मस्कुलर बॉय ने खुद फोर्स अप्लाई करके उसको ऊपर लिया है, ऊपर लिफ्ट किया है। अब आप देखेंगे फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमें, मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें ये बात जहन में रखनी है कि हमसे किस रेफरेंस से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, जो इस बॉय ने अप्लाई की है उसके वजह से जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव भी हुआ है और मैक्सिमम भी हुआ है। वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ है, वो नेगेटिव हुआ है लेकिन मैक्सिमम हुआ है। ये बातें हमें क्या रखनी है, ज़रा जहन में रखनी है। ठीक हो गई बात। अब आगे चलते हैं। आप देखें कि अगर एंगल वेरी कर रहा है 0 से लेकर 90 तक, तो जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने पढ़ा कि 90 से जो ब्लो एंगल होगी उस पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखनी है आपने। 90 से 180 तक का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नेगेटिव हो जाए। ठीक, इन अ सर्किल और इन अ सर्कुलर पाथ, सर्किल में जब हम होते हैं तो सर्किल में लगने वाली दो फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गई ना बात। आप देखें यहाँ पर, अगर हम सर्किल में मोशन करते हैं तो सर्किल में हमारे पास दो फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और दूसरी हमारे पास होती है टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। अब अगर हमने पूछा जा रहा है कि वर्क डन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखेंगे वर्क डन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आई मीन के जो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट हो रही है और जो बॉडी सर्किल में मोशन कर रही है, हमने क्या पढ़ा कि फोर्स लगे बॉडी डिस्प्लेस हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बॉडी अगेन एंड अगेन अपने मीन पोजीशन पर आ रही है। तो जब मीन पोजीशन पर दोबारा आएगी तो इट मीन्स के चेंज इन पोजीशन क्या है, 0। चेंज इन पोजीशन 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि देखें यहाँ पर सर्किल की तरफ लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक हो गई ना बात। तो अब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, एंगल तो 90 का बन रहा है। तो एफ डी कोस 90 किसके बराबर, एफ डी कोस 90 तो 0 के बराबर, पूरी वैल्यू 0 के बराबर। तो वर्क डन क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमसे पूछा जा रहा है इन अ सर्कुलर पाथ तो हम कहेंगे कि 0 के बराबर। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स तो हम कहेंगे मैक्सिमम। अगर सर्किल की बात हो रही है ना और हम मोशन यहाँ से ले रहे हैं तो ये देखें टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में और बॉडी मोशन भी किस डायरेक्शन में कर रही है, बॉडी मोशन भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ से हमने टेंजेंशियल फोर्स लिया वो इस डायरेक्शन में कर रही है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। वो 0 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो एफ डी हो जाएगा। वर्क डन क्या आएगा हमारे पास, एफ डी आएगा, विच मीन्स व्हाट, पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर्कुलर पाथ के अंदर वर्क डन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, तो याद रखिएगा वो मैक्सिमम होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होगा, वो 0 होगा। कीप इन योर माइंड। अब वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड हम इंटर में पढ़ते हैं, वो क्या करती हैं, वो चार्ज को डिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो जब डायरेक्शन चेंज कर रही हैं तो इट मीन्स व्हाट के हमारे पास जो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड में होगा वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हमने डायरेक्शन नहीं चेंज करवानी, हमने उसे डिस्प्लेस करवाना होता है। वो फोर्स लें जो कि डिस्प्लेस करवाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा,
लेकिन क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हम ये बात भी याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं, आप देखेंगे ग्राफ हमने लिए हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के, जिसमें हम एरिया और स्लोप्स भी डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे ये जो ग्राफ है, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, ये ब्लू कलर अगर आपको दिख रहा है तो फोर्स हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक हो गई ना बात। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेरी कर रहा है, वो बढ़ रहा है। अब यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगुलर आ रहा है, और रेक्टेंगुलर के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एरिया किसके बराबर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप देखेंगे लेंथ पर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लेंथ पर हमारे पास फोर्स और विड्थ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा एफ डी, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा वर्क डन के। तो ये जो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या देगा हमें, वो हमें वर्क डन देगा। सिमिलर वे में अब अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पर एफ कोस थीटा लिया है, एफ कोस थीटा हमें क्या शो करेगा, एफ कोस थीटा हमें शो करेगा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो किसी एंगल पर लग रही है, पर उस डायरेक्शन में नहीं लग रही जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन वो भी फिर एफ कोस थीटा और डी के अलॉन्ग जो एंगल मिलेगा वो एंगल हमें क्या मिलेगा, वो एंगल हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक हो गई बात। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अब हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो अब हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है ना। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, अब देखेंगे एरिया अंडर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमें क्या शो कर रही है, आप देखेंगे ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल के लिए हमने क्या लिया हुआ है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा फोर्स, विड्थ की जगह पर क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 1/2 एफ डी हो जाए। तो ये इस तरीके से आपने बातें ज़हन नशीन कर लेनी है। साथ ही साथ फिर हमारे पास आ जाता है स्लोप ऑफ एफ डी ग्राफ। अब स्लोप ऑफ एफ डी ग्राफ क्या आ जाएगा, हमें मालूम है कि एफ डी ग्राफ में जो एफ डी ग्राफ लें या किसी किस्म का भी ग्राफ लें तो स्लोप हमारे पास होता जाए टेन इन वाई अपॉन एक्स या वाई अपॉन एक्स करके लिख सकते हैं। अब वाई पर हमारे पास क्या है फोर्स और एक्स पर हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा कि हमने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो हुक्स लॉ किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। नाइन्थ में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स। क्लियर। तो और अगर मैं एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँ तो इट बिकम्स एफ अपॉन एक्स। अब एफ अपॉन एक्स हमें क्या दे रहा है के, और के क्या है, के हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम इसे सरफेस टेंशन भी कह सकते हैं। तो जो स्लोप एफ डी ग्राफ हमें देगा, याद रखिएगा वो क्या होगा हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट या सरफेस टेंशन।